मैंने कभी पति के साथ रात नहीं गुजारी थी क्योंकि मुझे अपने पति से नफरत थी। फिर एक रात मैंने सारी हदें पार करके अपने तीनों दोस्तों को घर बुलाया और फिर नशे की हालत में तीनों दोस्तों ने मिलकर मेरे साथ। ज़रूरी नहीं कि इंतज़ार सिर्फ अपनी पसंदीदा चीज़ों का ही किया जाए, कभी कभी हमें उन चीज़ों का भी इंतज़ार करना पड़ता है जिनसे हमें नफ़रत होती है। इसीलिए मैं भी आज दुल्हन बने बैठी अपने सबसे पसंदीदा इंसान का इंतज़ार कर रही थी। वो नापसंदीदा इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था, जिससे अभी थोड़ी देर मेरा विवाह हुआ था। मेरा आलीशान कमरा खूबसूरती से सजा हुआ था, लेकिन काश कमरे की तरह मेरा हमसफ़र भी खूबसूरत होता, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने अपना कपड़ा भी नहीं बदला था, ना ही जेवरात से खुद को आज़ाद किया था। दिल तो चाह रहा था कि इंसान के दिए हुए जेवरात को नोच फेंक दूं, उसका दिया हुआ कपड़ा भी फाड़ फाड़ कर अपने शरीर से जुदा कर दूं। मैं अपनी बर्बादी जवानी के गम में थी। मैं अपनी उन्हीं सोचों में थी कि दरवाज़ा खुला और मेरा पति अंदर दाखिल हुआ। मैंने जानबूझकर अपना हुलिया नहीं बदला था ताकि मैं उसे एहसास दिला सकूं कि मैं कितनी खूबसूरत और वो मेरे मुकाबले में कितना आम सा है। जब वो मेरे करीब आकर बैठा तो मुझे हूर के गले में पड़ा लंगूर वाला मुहावरा अपने हालात पर सादगी लगा था। उसने मुझे देखकर मेरी तारीफ़ की कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, तो बदले में मैंने कहा कि हाँ, मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन तुम मेरे लायक नहीं हो। काश मैं भी तुम्हारी तारीफ़ के जवाब में तुम्हें खूबसूरत कह सकती, लेकिन शायद अफसोस कि तुम इस बात के लायक नहीं हो कि तुम्हारी तारीफ़ की जाए। ऐसा कहकर मैंने उसके दिए हुए तमाम जेवरात नोच फेंकी, अपना हेयर स्टाइल उजाड़ दिया। फिर उसके दिए हुए कपड़े बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई। फिर मैंने 1 लाख रुपए वाला मेकअप साफ किया और अपना चेहरा आईने में देखने के बाद दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं जानबूझकर बाथरूम से देर से बाहर निकली ताकि मेरा पति सो जाए, लेकिन मैं बाहर आई तो वो कमरे में नहीं था। मैंने भगवान का धन्यवाद किया और कमरे का दरवाज़ा लॉक करके सो गई। मैं सोचा था कि मुझे बहुत हंगामा करना पड़ेगा और अपने पति से बहुत बुरी तरीके से पेश आना पड़ेगा ताकि वह मेरे पास ना आए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वो खुद ही खामोशी से एक तरफ सो गया। उसने मेरे मामले में किसी किस्म का ज़बरदस्ती नहीं किया था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास घराने से थी, और जब मेरे लिए एक बहुत ही अमीर औरत ने अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया तो सब ने अच्छा समझकर उसे कबूल कर लिया। जब मैंने लड़के की शक्ल देखी तो वो मुझे एक आंख भी नहीं भाया था। उसके पास पैसे के अलावा कुछ भी नहीं था। वह बहुत बदसूरत था। मैंने बहुत हंगामा किया, लेकिन घर वालों ने मेरी एक भी ना सुनी, क्योंकि वो सब पैसे के मारे हुए थे और उन्हें इस अमीर घराने की खूबसूरत में अपना भविष्य बेहतर महसूस हो रहा था। और मेरी सास को अपने बेटे के लिए चाँद सी दुल्हन चाहिए थी, और मेरी खूबसूरती देखकर वो मुझे अपनी बहू बनाने के लिए मचल उठी थी। जब मेरे अपने घर वालों पर बस नहीं चला तो मैंने तय कर लिया कि मैं उन दोनों माँ बेटे का जीना तंग कर दूंगी, क्योंकि उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई थी। उन दोनों ने मेरी गरीबी का फ़ायदा उठाया था। अपनी दौलत की नुमाइश करते हुए मुझे खरीद लिया था। मेरे जज्बात और मेरे एहसास की किसी को कोई फिक्र नहीं थी। मेरे सास ने मेरे मायके वालों को बहुत सारे पैसे दे दी थी और मैंने अपने मायके वालों से हर किस्म का रिश्ता ख़त्म कर दिया था और उनसे कहा था कि आगे ज़िंदगी में इनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं जितना खूबसूरत थी, मुझे पैसे की नहीं, अच्छी शक्ल सूरत की ज़रूरत थी। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन अच्छी शक्ल सूरत हर किसी के पास नहीं होती। इस ज़बरदस्ती शादी के बाद मैं
बदमाशी पर उतर आई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस घर को तहस नहस कर दूंगी, इस घर के मालकिन का सुकून खराब कर दूंगी। यह घर देखने में बहुत खूबसूरत और आलीशान था, लेकिन जितना बड़ा ये घर था उतना ही मुझे उसके अंदर रहने में घुटन महसूस हो रही थी। सच कहते हैं, इंसान का जहाँ दिल ना लगे वहाँ कितना ही सुकून क्यों न हो, कोई फ़ायदा ही नहीं होता। इस घर में नौकर चाकर थे, ज़िंदगी की हर सुख सुविधा मौजूद थी, लेकिन वो नहीं था जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि मर्द की शक्ल कौन देखता है, तो मैंने कहा कि मुझ जैसी खूबसूरत पत्नी तो ज़रूर पति की शक्ल देखती है। सुबह शाम दिन रात मर्द की शक्ल देखती है। अगर वही पसंद की ना हो तो फिर पत्नी किधर जाए। मैंने अपनी माँ से कहा था कि चंद दिन की बात नहीं है, किसी को बर्दाश्त करना ये उम्र भर की बात है। एक चेहरा सारी ज़िंदगी देखना पड़ता है, और अगर वही चेहरा पसंद ना हो तो फिर लड़की क्या करे। शादी के दूसरे रोज़ मेरी सास की सहेलियाँ मुझे देखने के लिए आईं, तो मैंने उनके सामने खूब हंगामा किया, जिसकी वजह से मेरी सास को बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मैंने सोचा इस हंगामे के बाद तो मेरी सास किसी को घर बुलाना छोड़ देंगी, अब ये दोबारा किसी को घर नहीं बुलाएंगी। और वैसा ही हुआ, सास ने दोबारा किसी को घर नहीं बुलाया। सास की हालत देखकर मुझे कुछ सुकून मिला। जो लोग मुझे बर्बाद किए थे उन्हें परेशान करके मुझे सुकून ही तो मिलाना था, लेकिन बात यही ख़त्म नहीं हुई थी। मैं हर दिन कोई न कोई ऐसा बहाना ढूंढती थी जिसकी वजह से मेरी सास और मेरे पति को परेशानी और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मुझे देखकर वो दोनों बिल्कुल खामोश हो जाते थे, मुझे कुछ भी नहीं कहते थे। अगर मुझे कुछ कहते तो उन्हें मुँह की खानी पड़ती थी, क्योंकि मैं बदले में बदतमीजी पर उतर जाती थी। वो लोग शरीफ लोग थे, इसलिए खामोश हो जाते थे। मैंने सोचा था कि मैं उन्हें इतना तंग कर दूंगी कि आगे 7 नस्लों तक ये लोग कभी भी किसी गरीब लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। जब मुझे इस सब से भी चैन ना मिला तो मैंने एक नया काम शुरू कर दिया था। मैं रोज़ाना शाम को छोटे कपड़े पहनकर ड्राइवर के साथ घर से निकल जाती और सारी रात बाहर गुजारती। सुबह के टाइम वापस आती। मैंने ऐसी जगहों को चुन लिया था जहां पर अमीर लड़के और लड़कियां जाते थे। शहर में इस तरह की बहुत सारी जगह थी जो कि खास अमीर नौजवान के लिए बनाई गई थी, और वो लोग वहीं सारी रात गुजारते थे। दूसरे देशों में ऐसी जगहों को नाइट क्लब का नाम दिया जाता था, लेकिन हमारे देश में ऐसी जगहों का कोई खास नाम नहीं दिया था। हमारे देश में ऐसे जगह को छुपा कर इस्तेमाल की जाती थी ताकि कोई पुलिस का छापा न लग जाए। मैं भी ऐसे ही एक नाइट क्लब का हिस्सा बनती जा रही थी। मैं रोज़ाना रात को वहां जाती थी और फिर वहां पर बैठकर सबको देखती रहती थी। कुछ लड़के लड़कियां डांस कर रहे होते थे, कुछ डीजे म्यूजिक पर म्यूजिक चलाते, कुछ गेम्स खेलते रहते थे जिसमें बॉलिंग, स्नूकर और इस तरह के खेल शामिल थे। मैं किसी खेल का हिस्सा नहीं थी, ना ही किसी डांस में शामिल होती थी। बस एक कोने में बैठ जाया करती थी और सबको देखती रहती थी। शुरू में रात को देर होने पर मेरी सास फ़ोन करके पूछती थी कि मैं कहाँ हूँ और कब आऊँगी, मगर जब मैंने इस तरह पर कोई उन्हें ठीक से जवाब नहीं दिया तो बाद में उन्होंने मेरे खैर खबर लेने छोड़ दी थी। मैंने अपनी सास से साफ कह दिया था कि अगर उन्होंने मेरे मामले में दखलंदाजी की तो मैं मीडिया में चली जाऊंगी और उनकी फैमिली को बदनाम करके रख दूंगी। झूठ बोलकर, इल्ज़ाम लगाकर और बहुत कुछ कहकर ये शरीफ लोग थे मेरी धमकी से डर गए और मुझे आज़ाद छोड़ दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो दोनों घुट रहे थे। मैं जहाँ रोज़ाना रात गुजारने जाती थी वहीं फिर मुझे एक लड़का मिला। मैं अपने ख्यालों में गुम थी कि वो मेरे पास आया और उसने कहा कि वह रोज़ाना मुझे देखता रहता है। मैं एक कोने में बैठी रहती हूँ, किसी से कोई बात नहीं करती। मैं इस जगह का हिस्सा नहीं हूँ तो फिर यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ? ये उस लड़के का पहला सवाल था और पहली बात थी।
जो उसने मुझे की थी। रोहन की बात से मुझे उसमें दिलचस्पी महसूस हुई। मैंने उससे दोस्ती कर ली और रोहन के 2 और दोस्त थे, मेरे उससे भी दोस्ती हो गई। इस तरह मुझे 3 अच्छे दोस्त मिल गए। पहले मैं इस तरह का जगह पर मजबूरन आया करती थी ताकि मैं अपनी सास और अपने पति को तकलीफ़ पहुंचा सकूं, लेकिन अब मुझे यहाँ पर रोहन जैसे दोस्त की संगत मिल गई थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उन तीनों की यह बात बहुत अच्छी थी कि वो तीनों अपनी हद में रहते थे। मैं गुस्सा ज़रूर थी, लेकिन मुझे भी अपनी हद का अंदाज़ा था। दोस्ती हो गई थी, लेकिन उसने मुझे कभी न डांस के लिए न किसी गलत फरमाइश के लिए मजबूर किया था। हम शाम को इकट्ठा होते थे और सारी रात बातें करते थे, इधर उधर घूमते थे, लड़के लड़कियों को देखकर उन पर हंसते एंजॉय करते थे और फिर सुबह होने से पहले घर चले जाते थे। मुझे इन तीनों से दोस्ती में कोई बुराई महसूस नहीं हो रही थी। एक दिन मैं वहाँ से वापस आई तो मेरे सास मेरा इंतज़ार में बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा कि अब बहुत हो गया, वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, बेहतर होगा कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। उनका बेटा मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार है। सास की बात पर मैं ज़ोर से हंसने लगी और मेरी सास मुझे हैरत से देख रही थी कि मैं हंस क्यों रही हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं इतनी जल्दी उनकी और उनके बेटे की जान नहीं छोड़ने वाली हूँ। मेरी ज़िंदगी को माँ बेटे ने मजाक समझ रखा है कि जब चाहे मुझे इस घर में ले आएं और जब चाहे निकाल दें। मैंने उनसे कहा कि मैं इसी घर में रहूँगी और अगर मुझे यहाँ से किसी ने निकालने की कोशिश की तो मेरे मौत के ज़िम्मेदार वह खुद होंगे। मेरी सास एक बार फिर से मेरी धमकियों से डर गई थी और खामोश हो गई, लेकिन सास की बातों ने मुझे एहसास दिला दिया था। मैंने सोचा अभी से मेरी सास मुझे घर से निकालने की बात कर रही है। अब इसी घर में उनकी आंखों के सामने बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दूंगी। इसी मकसद के लिए मैंने रात को नाइट क्लब में जाने के बजाय रोहन और उसके दोनों दोस्तों को घर पे बुलाना शुरू कर दिया। मेरे तीनों दोस्त रात को घर आ जाते थे और मैं उनके साथ ड्राइंग रूम में बैठकर शोर शराबा करती, अपनी सास और अपने पति को खूब जलाती थी। मैं अपने दोस्तों से कहती थी वो ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसे या उल्टी सीधी बातें करें ताकि उनकी वो बातें मेरी सास और मेरी पति के कानों तक पहुँचें और उनके दिल जलें। मेरी सास तो हमें इस तरह से देखकर जहर का खून भर के रह गई थी। फिर एक दोस्त सिगरेट लेकर आया जिसमें नशा था। मैंने अपनी सास को दिखाने के लिए वो सिगरेट मुंह में लगा लिया था और सास को दिखाने के चक्कर में रोज़ाना सिगरेट पीने की वजह से मुझे नशे की लत थी और मैं ये भी नहीं सोचा था कि उनको दिखाने और जलाने के चक्कर में मैं खुद को बर्बाद की तरह ले जा रही थी। रोहन और उसके दोस्त मुझे दोस्ती के नाम पर बुराई की तरह ले जा रहे थे और मुझे कुछ होश ही नहीं था। एक दिन मेरे पति जल्दी घर आए और मुझे रोहन और उसके दोस्तों के वीडियो दिखाने लगे जिसमें वो तीनों लड़कियों के साथ गलत हरकत कर रहे थे। मैं वो सब भी देखकर ढिठाई से अपने पति के सामने चीखते चिल्लाने लगी और बोली कि मैं ये सब जानती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बातों से मेरे पति का चेहरा फीका पड़ गया था। वह मुझे ये यकीन और सदमे से देख रहा था। उसकी आंखों में नमी चमक रही थी, मगर मुझे तब भी उसका कोई एहसास नहीं हुआ। उल्टा मैंने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया और बोली उसकी नसीब में खूबसूरत लड़की नहीं है तो वो दूसरे लड़कों के नसीब से जलने लगा है। रोहन और उसके दोस्त खूबसूरत लड़के थे, इसीलिए उन लड़कियों के काबिल भी थे। मेरे बात पर मेरा पति बिल्कुल खामोश हो गया और पहले कभी जो मुझे समझाने की कोशिश करता था वो भी छोड़ दिया। मेरी सास गुमसुम सी अपने कमरे में बंद रहने लगी थी। मेरा पति सारा दिन घर से बाहर गुजारने लगा। इस सब से सबक लेने और शर्मिंदा होने के बजाय मैं बदतमीजी पर उतर आई और पूरे घर में किसी मालकिन की तरह घूम रही थी। अपने दोस्तों को भी बुलाकर अब मैं अक्सर किसी न किसी कमरे में ले जाती और खाते पीते मुँह भी देखती रहती। मेरे इस अयासी और बदचलनी की वजह से मेरी सास को एक दिन दिल का दौरा पड़ गया और मैं जो घर पर थी अपनी सास को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय
सुकून से अपने कमरे में जाकर बंद होकर सो गई। मेरी सास की एक नौकर थी जिन्होंने मेरी सास को संभाला और मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाकर मेरी सास को हॉस्पिटल ले जाने को कहने लगी। मुझे इस नौकरानी से बहुत उलझन थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की थी जो हालात की सताई हुई इस तरह घर में नौकर बनकर रह रही थी। वो लड़की सांवली थी मगर बहुत ही तेज़ थी और पहले दिन से मैं उसे इस घर में अपनी सास के साथ देख रही थी। वो हर मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी और फिर उसका यूं मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा बजा कर मेरा सर खाना। मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने कमरे से निकलकर उसे नफ़रत से धक्का दिया और गुस्से से कह दिया कि अगर उसे इतनी परवाह है तो वो खुद अपनी मालकिन को हॉस्पिटल ले जाए। मेरी बातों पर वो लड़की हैरान रह गई और वहाँ से चली गई। मैं नहीं जानती थी कि क्या हुआ, उस लड़की ने कैसे मेरी सास को हॉस्पिटल पहुँचाया, मगर अगली सुबह एम्बुलेंस मेरे सास की लाश को घर पहुँचा गई थी और उसे घर लाने वाली वही नौकरानी थी, जबकि यह मेरी जिम्मेदारी थी। अपनी सास की मौत पर पहली बार मेरा दिल काँप सा उठ गया था। मेरी सास एक अच्छी औरत थी जिसने कभी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था। मुझे उसकी मौत का थोड़ा बहुत अफसोस हुआ था। मुझे पता चला कि मेरा पति शहर से बाहर था, इसलिए वो रात के वक्त अपनी माँ की हालत के बारे में जानकर भी पूरी तौर पर वापस नहीं आ पाया। वो जब घर लौटा तो आगे उसकी माँ का लाश पड़ा हुआ था और मैं अपने कमरे में बंद पड़ी थी। मेरा पति का सदमे में बुरा हाल हुआ था। उसके पास उसकी माँ थी और अब दुनिया में नहीं रही थी। सर मार मार कर रो रहा था और मैं कमरे में बंद उसे सुन रही थी। जब मेरी सास का लाश उठा और घर में मेहमान कुछ कम हुए तो मेरा पति मेरे पास कमरे में आया। मुझे लगा था वो अपना दुख बांटने आया होगा और पहली बार मैंने उसे बेइज्जती करने नहीं दिया सोचा, बल्कि मैं उसे तसल्ली देना चाहती थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो मेरा बाजू पकड़कर मुझे कमरे से बाहर खींच ले आया और बोला कि मैं उसके घर से चली जाऊं, वो मुझे डिवोर्स भेज देगा। मैं अपनी आदत के मुताबिक गुस्से में आ गई और उसे धमकाने लगी कि वो मुझे ऐसे नहीं निकाल सकता है, मैं उसे सब लोगों के बदनाम कर दूंगी। मेरी धमकी पर उसने जो मुझे कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो बोला, क्योंकि मेरी धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब लोग जानते हैं मैं बद किरदार लड़की हूँ और लोग कई बार उसे ऐसी बद किरदार पत्नी को डिवोर्स देने का राय भी दे चुके हैं, मगर इसकी माँ एक अच्छी औरत थी। उसने अपने बेटे को डिवोर्स देने से रोक लिया था और हर बार कोशिश करती रही कि मुझे समझा सके। मैं घमंड में थी कि वो लोग मेरी धमकियों से डर कर खामोश रहते हैं और मुझे कुछ कह नहीं पाते। आज वो भ्रम भी टूट गया था। मुझे आज पता चला था कि मुझे सिर्फ मोहलत मिल रही थी, मगर मैं अपनी जिद और ढिठाई की वजह से बहुत आगे बढ़ती चली गई थी। मैं अब सच्चाई जानकर थोड़ी घबरा गई थी और अपने पति को दबाने के लिए उसे एहसास दिलाने की कोशिश करने लगी कि वो अपनी माँ की लाई हुई लड़की को यूं घर से निकाल कर अपनी माँ की आत्मा की तकलीफ़ देगा। मेरी कोशिश थी कि वो किसी तरह मुझे एक बार मौका दे दे, क्योंकि मैं पैसों के बगैर नहीं रह सकती थी और अपने घर वालों से मैं बहुत पहले इस तरह चीख चीख कर उन सब की जलील करके सारे रिश्ते ख़त्म कर चुकी थी। मेरी बात पर मेरे पति ने नफ़रत से मुझे देखा और कहा कि मेरी माँ तुझे जैसी लड़की को लाकर खुद भी पछतावे में थी, इसलिए उसकी आत्मा कभी बेचैन नहीं हो सकती। फिर उसने मुझे बताया कि कैसे उसकी माँ की तबीयत खराब होने पर उसकी नौकरानी ने उसे कॉल की थी। अब उसने भी नौकरानी से कहा था कि वो कॉल पर मुझसे बात कराए ताकि वो मुझसे कह सके कि मैं उनकी माँ को अस्पताल ले जाऊं। मगर जब नौकरानी ने मेरा दरवाज़ा बजाया तो मैं उल्टा चीखने लगी और उसे कह दिया कि वह खुद ले जाए। तभी मेरा पति दूसरे तरफ फ़ोन पर मौजूद था और उसने सब सुन लिया था। वो बोला कि उसने तभी सोच लिया था कि जब उसकी माँ चाहे जितनी भी वास्ते थे वो मुझे जैसी लड़की से रिश्ता नहीं रखेगा, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। उसकी माँ तड़प तड़प कर दुनिया से चली गई। वो पहली बार मुझे नफ़रत से देख रहा था और बोला कि उसे कभी भी खूबसूरत सी चाहत नहीं थी, वो हमेशा सिर्फ अच्छी लड़की चाहता था।
मगर उसकी माँ की यह ख्वाहिश थी। उन दोनों माँ बेटों को जलील करवा दिया था। मैं सच जानकर खामोश हो गई थी। मेरा पति मेरे खूबसूरती से कभी खुश नहीं था। वो सिर्फ मुझे पत्नी की हैसियत से ज़रूरत देखता था और मैं समझती रही थी वह मेरे सूरत का दीवाना है। मेरी सुने बिना मेरे पति ने उसी वक्त मुझे वहीं डिवोर्स दे दिया। साथ ही उसने मुझे डिवोर्स के कागजात तैयार करवाने तक मुझे गेस्ट हाउस में रहने को कहा। मुझे उस वक्त भी महसूस नहीं हुआ और अब भी मैं अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। मैंने उसे जताने के लिए कि मुझे उसकी परवाह नहीं है, अपने तीनों दोस्तों को घर बुलाया और उसके साथ हल्ला गुल्ला करते हुए बेशर्मी की हद पार कर दी। मेरा पति उस रात घर से चला गया था और मैं भी अब काम खत्म कर चुकी थी। मैंने उन लड़कों के साथ नशा की और जब उन्होंने मुझे होशो हवास से बेगाना देखा तो पहली बार अपना असल रूप मेरे सामने ले आए और वह सब मिलकर मेरे साथ ज्यादती करने लगे। मैं चीखती चिल्लाते मदद मांगती रही मगर मेरे सुनने वाला वहाँ पे कोई भी नहीं था। अगले दिन वो लड़के मुझे मुर्दा हालत में वहीं छोड़कर चले गए और मेरे पति ने आकर मुझे डिवोर्स के कागजात पकड़ा दिए। मैं डिवोर्स के कागज़ लेकर भी उस हालत में नहीं थी कि वहाँ से कहीं जा सकती। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। अपनी इज्जत गंवाकर मुझे एहसास हुआ था कि क्लब में नशा करने वाले लड़के कभी दोस्त नहीं हुआ करते, जबकि उनकी असलियत तो मेरा पति बहुत पहले ही मुझे बता चुका था। मगर मैं जिद में अंधी हो गई थी और अपनी इज्जत को खुद उन लड़कों के हवाले कर बैठी थी। पूरा एक हफ्ता मैं वहाँ बेशक पड़ी रही और नौकरानी मेरे आगे खाना फेंक कर चली जाती थी। सब कुछ संभल कर मैं बाहर निकली तो सामने मेरे पति के साथ बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। वह मुझे देखकर ठिठक गई तो मेरा पति ने उसे बताया कि यह मेरी पहली पत्नी है जिसे मैंने डिवोर्स दे दी है और अब इसका मेरे घर पर कोई हक नहीं है। फिर वो मेरी तरफ पलटा और बोला कि अब मैं संभल चुकी हूँ तो अपना गंदा शरीर लेकर इस घर से चली जाऊं, क्योंकि उसकी पत्नी को मेरे शरीर यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने उस लड़की को देखा तो हैरत रह गई। वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी मगर वो उस बदसूरत मर्द के पहलू में सुकून से खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर गुलाब बिखरा हुआ था और वही नौकरानी अपनी नई मालकिन के आगे पीछे घूम रही थी। फैमिली पूरी थी और मेरी वहाँ कोई जगह नहीं थी। इस फैमिली का हिस्सा मैं भी तो हो सकती थी मगर मैंने अपने घमंड से सब कुछ गंवा दिया। अब मैं एक पागल खाना में रहती हूँ क्योंकि मेरे साथ हुए हादसे ने मुझे दिमागी मरीज बना दिया। मैं कभी बिल्कुल ठीक होती हूँ और कभी अचानक चीखने चिल्लाने लगती हूँ। मेरे अंदर डर सा ठहरा हुआ था कि अब मैं पाप का हिस्सा बन चुकी हूँ। भगवान ने मुझे इज्जत की ज़िंदगी नहीं दी थी लेकिन मैं खुद अपने लिए जिल्लत बना लिया था। रोहन और उसके दोस्त बहुत खूबसूरत थे लेकिन उन खूबसूरत चेहरों का भयानक रूप मैंने जब देखा तो मुझे खूबसूरत चेहरों से नफरत हो चुकी थी। मैं आज भी शीशे में अपना चेहरा देखकर बुरी तरीके से अपना बाल नोचना शुरू कर देती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।